दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 1 जो 1 टू 5 प्राथमिक स्तर का जो शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास से संबंधित 8 दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था, उसको लेकर आए हैं। 30 प्रश्नों की जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है आने वाले सीटेट में, जो फरवरी में होने वाला है। तो एक-एक क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यंत्रवत याद करना, या योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, या केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, या बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्योंकि बालकों की जो रुचियां होती हैं, उनकी योग्यताएं जो होती हैं, क्षमताएं होती हैं, उनके जो विचार आदि होते हैं, उनको हमें महत्व दिया जाना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? सन्निहित हैं, या संबंधित नहीं है, या पूर्णतया अलग हैं, या स्वतंत्र हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, सन्निहित होते हैं। संवेग और संज्ञान एक दूसरे में सन्निहित होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, या यंत्रवत याद करने पर आधारित है, या प्रबलन पर केंद्रित है। तो इसमें मित्रों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। क्योंकि संरचनावादी ढांचे के अनुसार ज्ञान का जो निर्माण है वो अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आपका ऑप्शन है, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, या प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, या बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, या बच्चों को दंडित करना चाहिए। मित्रों, इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। मतलब उनके जो पूर्व निर्मित गलत धारणाओं में परिवर्तन है, उसको परिमार्जन किया जा सके। अगला क्वेश्चन आपका आता है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, या आपको ऑप्शन तीसरा दिया गया है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, या आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तो मित्रों, इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप, क्योंकि जो पुरस्कार और दंड दोनों अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा को कम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अधिगम अभिवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, या अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, या अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो मित्रों, जो संरचनावादी सिद्धांतकारों में जो स्विस मनोवैज्ञानिक जीन एवं रशियन मनोवैज्ञानिक जो लेव वाइगोत्स्की, इनको प्रमुख रूप से इसमें माना जाता है। अधिगम किसी अनुबंध द्वारा ना होकर बल्कि एक सक्रिय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, या यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, या अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, या यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या होता है? सी ऑप्शन सही हो जाता है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। मित्रों, इसमें थोड़ा टाइपिंग में डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ऑप्शन इसका डी सही हो जाता है कि ऑप्शन डी क्या है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहन करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन दिए गए हैं, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, या बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, या अगला ऑप्शन है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, या केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। इसमें आपका ऑप्शन जो है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उस पर आधारित विचार मंथन उनके साथ करना चाहिए, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड है, या सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण है, या सतत एवं समग्र मूल्यांकन है, या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन है? तो मित्रों इसमें शारीरिक दंड दे नहीं सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और तीसरा जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, क्योंकि बच्चों का हमेशा मूल्यांकन हमें करना चाहिए, अर्थात ऑप्शन आपका इसमें डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में दूसरा और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका अब 10वां क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, या एक व्याख्यान दे करके, या प्रयोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाता है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर, क्योंकि बच्चे जिस समस्या का समाधान स्वयं खोजते हैं और उस पर परिचर्चा करते हैं तो उस समस्या विषय की जटिल जो अवधारणाओं को स्वतः समझने लगते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, पर्यावरणीय प्रभाव, या आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, या लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड, या आपको ऑप्शन दिया गया जन्मजात विशेषताएं। मित्रों इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, जो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन है विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, या परिवार एवं पास पड़ोस, या परिवार एवं मीडिया। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन जो विद्यालय एवं मीडिया, मतलब प्राथमिक क्या है, प्राथमिक तो परिवार आ जाता है और सेकेंडरी क्या आता है, विद्यालय एवं मीडिया आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाता है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से किसमें बढ़ता है, शैशवावस्था में और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है, इसका ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, या विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, या विकास जीवन पर्यंत होता है, या विकास परिवर्त्य होता है। तो ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी सही हो जाता है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिपक्व होता है, विकास में व्यक्ति विभिन्नताएं होती हैं, या विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है, या विकास एक निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। क्या है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो क्या है, ऑप्शन है जेंडर संबद्धता होगी, या जेंडर समरूपता होगी, या पक्षपात होगा, या जेंडर पहचान होगी। मित्रों इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, जेंडर पक्षपात की बात आती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना है, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना है, या जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना है, या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना है।
मित्रों इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जीन पियाजे महोदय हैं, या लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, या जॉन वी वाटसन है, या लेव वाइगोत्स्की हैं। मित्रों इसमें आपका ऑप्शन जो डी दिया हुआ है लेव वाइगोत्स्की, वो सही हो जाता है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक भी माने जाते हैं और मानते हैं, और अधिगम एवं विकास एक सामाजिक या सामंजस्यकारी गतिविधि है जिसमें बच्चे शिक्षा एवं समाजीकरण के संदर्भ में ज्ञान का विकास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील क्या होता है, अवधि कौन सी होती है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे का भाषा विकास होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य बाल्यावस्था है, या किशोरावस्था है, या जन्म पूर्व अवधि है, या प्रारंभिक बाल्यावस्था है। मित्रों भी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया गया था कि उसमें क्या होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो भाषा विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। अगला आपका क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, फिर है प्रसुप्ति अवस्था, फिर अगला ऑप्शन आपका था सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। मित्रों ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है, और चैनल को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अस्थगित अनुकरण पदार्थ दायित्व अस्थायित्व, या प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता, या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, या संरक्षण कक्षा समावेशन। मित्रों इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन दिए गए अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा, या अवलोकन अधिगम। इसमें आपका सी ऑप्शन जो स्कीमा है वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की की किस तरह की संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है, पाड़ ढांचा, जिसको हम इसको फोल्डिंग भी बोलते हैं, आत्म केंद्रित वार्ता, या व्यक्तिगत वार्ता, या जोर से बोलना। तो ये प्राइवेट स्पीच अर्थात व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत आएगा, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मॉडलिंग का, इसके फोल्डिंग, या पाड़ ढांचा का, या प्रबलन का, या अनुबंधन का। तो मित्रों इसमें इसके फोल्डिंग ही हो जाता है, पाड़ या ढांचा जो आपका ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन सही हो जाता है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो मित्रों अगला क्वेश्चन आपका आता है 24वां क्वेश्चन, जो है कि रूही हमेशा समस्या का एकाधिक समाधान के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अनम्य विचारक, या आत्म केंद्रित विचारक, या सृजनात्मक विचारक, या अभिसारिक विचारक। मित्रों इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, क्रिएटिविटी थिंकिंग या सृजनात्मक विचारक। मित्रों जो सृजनात्मकता का संबंध प्रमुख रूप से मौलिकता या नवीनता से होता है। किसी समस्या पर अगर हमको नए ढंग से सोचना है तथा समस्या खोजने का प्रयास से ही सृजनात्मकता परिलक्षित होती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? असेसमेंट अगर हमको करना है तो उसका हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना चाहिए, या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना चाहिए, या विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करनी चाहिए, या संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना चाहिए। तो मित्रों इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना चाहिए। अगर कोई भी विषय है, कोई भी टॉपिक है, उनकी कोई भ्रांतियां हैं, कोई भी गलतियां हैं, तो उनको हमें समझना चाहिए और समझाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शन है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक, या बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, या बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, या बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। मित्रों, ऑप्शन आपका इसमें बी सही हो जाता है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इसमें आप प्लेलिस्ट पे जाकर देखेंगे हमारे चैनल पर, तो बुद्धि का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया गया है और कई पार्ट में पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ऑप्शन है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, या एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, या न्यून अवधन विकार, या अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। मित्रों, जो आपका डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, ये सब सारी चीजें हमने अपने चैनल पे पढ़ाया है। आप चैनल सर्च करिएगा और बढ़िया से इस पे देखिएगा, सारा आपको इसमें पढ़ाया गया है। ऑप्शन आपका इसमें जो है ए सही हो जाता है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। इसमें जैसे होता है वर्णमाला अधिगम पढ़ने में कठिनाई होती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है, या पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाता है। स्वर कोई भी है, वर्ण कोई भी है, उसका लोप करके बच्चा पढ़ लेता है, तो इसमें क्या होता है, ये इसी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? ऑप्शन दिए गए हैं, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, या व्यवहारवादी सिद्धांत, या अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अनुभव और सहानुभूति अभिवृत्ति। तो मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। 29वां क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, या अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, या बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, या इस स्थिति की जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मित्रों, इसमें ऑप्शन आपका जो बी ऑप्शन है ये सही होता है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इस सीरीज का। आपका 30वां क्वेश्चन है, कहता है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, ऑप्शन दिया है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहन होना चाहिए, या तैयार नहीं करना चाहिए, या कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो मित्रों, इसमें आपका तीन जो बी सी डी ऑप्शन है आपके गलत हो जाते हैं और ऑप्शन ए आपका सही होता है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से आपके 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए थे, जो आप इसको प्रीवियस ईयर का है, आप इसको सॉल्व करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और आपका आने वाली परीक्षा में बहुत ही आपके लिए सहयोगी होगा। मित्रों, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कुछ कमेंट भी करिएगा। कुछ नई सीरीज लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।